So we are going to discuss about the orientation in benzene. हमें बेंजीन में ओरिएंटेशन की बात करनी है. ओरिएंटेशन इन बेंजीन. तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो एक हम डिस्कस करेंगे कि मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला केस है तब किस तरीके से नया ग्रुप एंटर होगा मोनो सब्स्टिट्यूशन के अंदर, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर डाई सब्स्टिट्यूशन वाला केस है तो उसमें किस तरीके से नया ग्रुप है वो एंटर करेगा. डाई सब्स्टिट्यूशन वाला केस है इसके अंदर. सो नॉर्मली बेंजीन के अंदर क्या होता है, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला केस है तो बेंजीन रिंग के अंदर आपने एक सब्स्टिट्यूशन करवा लिया. जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रुप X लगा है. अब ये X ग्रुप लगने के बाद आप एक नया ग्रुप एंटर करवाते हो. सपोज ये कोई नया ग्रुप एंटर करवा रहे हो, तो जो नया ग्रुप है वो कहाँ किस पोजीशन पे जाएगा? ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, या फिर ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, या फिर ये मेटा पोजीशन पे जाएगा. तो ये हम देखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले केस में, यानी कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तब. दूसरा जो है वो हम देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूशन के केस में. डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि जब बेंजीन रिंग के अंदर दो कोई फंक्शनल ग्रुप लगे हो. जैसे कि यहाँ पे मैंने दो ग्रुप लगाए हैं, कोई एक X ग्रुप है और कोई एक Y ग्रुप है. अब जब हम तीसरा कोई ग्रुप एंटर करवा रहे हैं तब जो ये वाला ग्रुप है वो किस पोजीशन पे एंटर करेगा, है ना. अवेलेबल जो भी पोजीशन है यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, या फिर यहाँ पे करेगा. दैट इज द केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन. तो बेंजीन में कहाँ सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे. और जब डाई सब्स्टिट्यूशन वाला केस है तब कहाँ पे ओरिएंटेशन होने वाला है, वो केस हमें डिस्कस करने हैं. तो नॉर्मली बेंजीन रिंग के अंदर जो आने वाले ग्रुप की पोजीशन है वो पोजीशन जो गवर्न की जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं रिंग के अंदर से, वो डिसाइड करेंगे कि नया ग्रुप है वो कहाँ एंटर होने वाला है. तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन. वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन नॉर्मली तीन तरीके से होता है. पहला है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं रिंग के अंदर. हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन में जो अल्काइल ग्रुप होता है, यानी जो कार्बन होता है उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा कार्बन होना चाहिए, तब हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा. दूसरा जो है वो हो सकता है प्लस आई इफेक्ट से. अगर प्लस आई इफेक्ट लगता है तो प्लस आई इफेक्ट में भी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे. और तीसरा जो केस है वो होता है प्लस आर इफेक्ट, यानी रेजोनेंस के द्वारा. अगर रेजोनेंस के द्वारा भी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट, तो वहां पे प्लस आर इफेक्ट लगेगा. इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर से विड्रॉ होते हैं वो विड्रॉ होने की भी तीन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नॉर्मली वहां पे रोल प्ले करती है ना. एक जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना. हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि नॉर्मली इस तरीके का एग्जांपल होगा CCl3, ऐसा तब देखने को मिलेगा. सेकंड इज योर माइनस आई इफेक्ट. जब माइनस आई इफेक्ट लगेगा तब रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएंगे. और थर्ड इज माइनस आर इफेक्ट, यानी रेजोनेंस से रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो माइनस आर इफेक्ट लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर विड्रॉ हो रहा है ना. तो उससे डिसाइड होगा कि जो ग्रुप है वो ऑर्था डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव है या पैरा डायरेक्टिव है. नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन यानी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं तब वो क्या हो जाता है, तब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो जाता है. और जब रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
तो वो क्या हो जाता है, मेटा डायरेक्टिव हो जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि जब ये हमारी बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, यानी इनमें से कोई इफेक्ट लगेगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। और जब बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, विड्रॉ होंगे, यानी इस तरफ बाहर की तरफ खींचे जाएंगे किसी ग्रुप के द्वारा, तब वो मेटा डायरेक्टिव होगा। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना, हमें ये भी इसमें याद रखना है कि जो बेंजीन है वो नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है ना, वो क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल एंटर करेगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी क्या, इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। यानी जैसे अगर आपको क्लोरीनेशन करना है तो प्लस क्लोरीन एंटर होगा, है ना, यानी क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। ऐसे ही अगर आपको मिथाइल ग्रुप एंटर करना है तो उस पर भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होना चाहिए। सो positively charged species enter करेगा, that is why it is giving electrophilic substitution, because benzene itself having a negatively electron cloud around it, so वो electrophilic substitution देता है। अब देखें, जैसे मैंने आगे बताया कि अगर ओरिएंटेशन डिसाइड करनी है तो कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक मुद्दा हम ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब क्या करेंगे, देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एनिलीन का केस ले लेता हूँ कि मेरे पास इस तरीके से NH2 लगा हुआ है ना, आई हैव NH2 इस तरीके से लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब जरा इस केस को देखो, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ आप लोग को जैसे ज्यादा समझ में आए कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इस तरीके से वी हैव योर मोलिक्यूल। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन से और कोई ऐसा एटम जुड़ा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन खींच पाए, यानी नाइट्रोजन के कंपेयर में जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये वाला हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है। सो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के अंदर दे देता है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्लस आर इफेक्ट, है ना, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए तो उससे क्या होगा जरा देखना, इससे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो जनरेट होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे हो गया NH2, है ना, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से। अब ये यहाँ पे आएगा तो कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड है यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये इस तरीके से हुआ। अब सेकंड स्टेप में अगर ये यहाँ पे मूव कर जाता है तो इसको यहाँ पे मूव करना होगा। अगर इसे हम इस पोजीशन पे मूव करते हैं तो नेगेटिव चार्ज अब कहाँ पे जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ और ये हमारा रेजोनेटिंग फॉर्म बना। अब क्या होगा, अगर ये यहाँ पे माइग्रेट करता है तो इसको यहाँ पे माइग्रेट करना होगा। ऐसा करने पे हमारे पास ये वाला रेजोनेटिंग फॉर्म जनरेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब लास्ट रेजोनेटिंग फॉर्म में क्या होगा, आप देखिए कि अगर ये वापस यहाँ पे आ जाता है तो ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन पे मूव कर जाएगा, यानी हमें जो अब वापस ये NH2 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने पहले क्या बताया है कि जो बेंजीन है वो किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन देती है, किस तरीके का रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को एंटर करवाना है। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इस एनिलीन के अंदर आपने एंटर करवाया तो वहां वो कहाँ जाएगा, वो वहां जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ पे दिख रहा है, देखो एक इस पोजीशन पे दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, एक इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और एक नेगेटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे दिख रहा है।
इस पोजीशन को हम एनिलीन के अंदर क्या बोलेंगे, है ना। अगर ये पोजीशन है तो उसको एनिलीन के अंदर क्या बोलेंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्टिव हो गया, तो ये एनिलीन हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, है ना। चलो एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि वापस से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं, अगर मेरे पास फिनॉल वाला कंपाउंड है इस तरीके से, अब आपको क्या देखना है, सपोज इफ यू वांट टू आपको ये समझना है कि ये ऑर्थो पैरा या कौन सा डायरेक्टिव है। अगर आपको ये समझना है तो व्हाट यू विल सिंपली डू, आपको जो रिंग से सटा हुआ एटम है वो देखना है और उसके साथ जो बाकी के कौन सा एटम जुड़े हुए हैं वो देखना है। जैसे ये फिनॉल हो गया, अब ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली रिंग से सटा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन है। सो ऑक्सीजन के कंपेयर में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। सो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे देगा, रिंग के अंदर। अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कोई ग्रुप ले लूं, से फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ग्रुप लिया, यहाँ पे समझो कि CH3 ग्रुप या फिर कोई R ग्रुप लगा है, तो ये नेगेटिवली ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन और कार्बन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, रिंग के अंदर। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो गया। वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, से फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ NHCOR, ये वाला ग्रुप ले लेता हूँ। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो है, ये सारे जो है वो रेजोनेंस यानी प्लस आर इफेक्ट के कारण क्या हो रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट के कारण ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब यहाँ कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो ये नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, रिंग के अंदर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं, से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CH3 ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हाइपर कंजुगेशन के कारण ये जो कार्बन है उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिंग के अंदर दे देता है। सो दैट इज व्हाई इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। सो लाइक दिस वे whenever you will see कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन से हो, प्लस आई इफेक्ट से हो। जैसे ये हम हेलोजन के केस में देखते हैं। हेलोजन के केस के अंदर सपोज हमने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई नहीं है, तो प्लस आर इफेक्ट से वो रिंग के अंदर दे देता है। तो दैट इज व्हाई इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, है ना। सो इस कारण से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हुए। अब हम वही केस देखते हैं कि मेटा डायरेक्टिव में क्या होगा। अगर मेटा डायरेक्टिव कब बनता है, लेट अस सी फॉर मेटा डायरेक्टिव। से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं हमारा एक मेटा डायरेक्टिव का फेमस एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे समझ लो कि ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन खींचेगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, उस कारण से क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के अंदर से खींचेगा, है ना। रिंग के अंदर से खींचने पे अब क्या बना, यहाँ पे देखना। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन हो गया नेगेटिवली चार्ज,
क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये इस तरीके से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना है ना, ये डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो अगर यहाँ माइग्रेट कर जाते हैं तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से मिलेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला अगला हमें इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर ये यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है पाई बॉन्ड, तो अगला जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से मिलेगा। है ना, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है वो यहाँ ट्रांसफर और ये यहाँ माइग्रेट करता है, तो हमें वापस से जो पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे ही हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अब वापस से वही समझो कि ये सारे रेजोनेटिंग फॉर्म के अंदर अगर कोई ग्रुप एंटर करता है नया, है ना, ये तो मोनो सब्स्टिट्यूशन है। अगर दूसरा हम कोई ग्रुप एंटर करवाते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो कौन से हमारी रिएक्शन से जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया कि हमें क्या एंटर करवाना है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे एंटर होगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ वाली जो ये ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ वाली जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, बल्कि वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो जुड़ नहीं सकता, वो तो रिपेल करेगा। तो इस वजह से कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। हालांकि ये वाली जो पोजीशन है, ये मेटा वाली पोजीशन है ना, ये मेटा वाली पोजीशन है वो न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई हमें जो चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव से ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। तो आने वाला जो तुम्हारा पॉजिटिव जो स्पीसीज है वो कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, वो इस पोजीशन पे जुड़ना पसंद करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो इसका मतलब कि अगर हम नाइट्रो ग्रुप का आगे कोई रिएक्शन करवाते हैं, NO2 ग्रुप का आगे कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो वो जो है वो कहाँ एंटर करेगा, वो जो आने वाला ग्रुप है, सपोज ये Z वाला ग्रुप है, वो कहाँ एंटर करेगा, मेटा पोजीशन पे। या तो यहाँ एंटर करेगा या फिर यहाँ एंटर करेगा, है ना। आप देखो ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं, है ना, ड्यू टू द -R इफेक्ट, रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। दूसरे एग्जांपल देखते हैं ऐसे मेटा के। देखो जैसे कि हमने ये वाला केस ले लिया, साइनाइड वाला केस लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। So nitrogen having the more electronegativity, so it can takes away this pi bond वाले इलेक्ट्रॉन। So ये यहाँ से खींचेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर गया, मतलब क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास ये आल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये यहाँ से खींचेगा, तो ये कार्बन कहाँ खींचेगा, रिंग से, तो रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गए, मेटा डायरेक्टिव। इस तरीके से अगर मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया, तो ये यहाँ से खींचेगा, तो ये रिंग में से खींचेगा, मेटा डायरेक्टिव हो गया। तो ये जो सारे केस है इसमें देयर यू कैन सी कि ये मेटा डायरेक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NR3+ का, राइट। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंड कि ये जो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाते हैं। चलो, नाउ लेट अस सी, so this is also a meta directive. Now let us have a discussion on the dye substitution, but dye substitution से पे जाने से पहले we need to discuss जो उसकी डायरेक्टिव इफेक्ट है ना। डायरेक्टिव इफेक्ट के ऊपर से जो
ये फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग एक्टिवेटर्स या रिंग डीएक्टिवेटर्स बनते हैं। यानी नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव्स होंगे, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव्स होंगे, फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिव्स होंगे, वो क्या होता है, तो वो रिंग एक्टिवेटर्स माने जाते हैं। क्यों रिंग एक्टिवेटर्स माने जाएंगे? वो रिंग एक्टिवेटर्स क्यों माने जाएंगे? क्योंकि हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव्स ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं, है ना, डोनेट करते हैं। और एंटर होने वाला ग्रुप कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसको जितना ज्यादा चार्ज मिलेगा उतना ही रिंग एक्टिव होगा, उतना ही रिएक्शन जल्दी होगा। इस कारण से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है वो क्या होता है, रिंग एक्टिवेटर्स। अब कौन कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज करता है, डोनेट करता है, उस हिसाब से उसकी एक्टिविटी डिसाइड होती है। जैसे कि कोई ग्रुप होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स। स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स यानी जो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास हो गया एक Nr2 ग्रुप हो गया, है ना, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन वाला ग्रुप, जैसे Nr2 हो गया, या फिर हमारे पास जैसे NHR ग्रुप हो गया, या फिर NH2 ग्रुप हो गया, या फिर OH ग्रुप हो गया। ये जो सारे हैं वो स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स होंगे। दूसरे होते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटर्स। मॉडरेटली एक्टिवेटर्स, है ना, यानी वो इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, करते तो है लेकिन इससे कम करते। जैसे हो गया NH C डबल बॉन्ड O R या फिर CH3, ऐसा कोई ग्रुप हो गया। फिर होता है वीकली एक्टिवेटर्स। वीकली एक्टिवेटर्स ये भी डोनेट तो करते हैं लेकिन, है ना, इससे कंपैरिजन में कम करते हैं। जैसे अल्काइल ग्रुप हो गया CH3, या फिर हमारा एरोमेटिक यानी बेंजीन C6H5 रिंग हो गया। तो ये होता है वीकली एक्टिवेटर्स। इसी तरीके से जब हमारे पास कोई मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होगा तो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप क्या करता है, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचता है और हम एंटर क्या करवा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो कम कर रहे हैं, तो उसको जो इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, वो कम मिल रहा है। इसके लिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसी कारण से मेटा डायरेक्टिव जो होता है वो मेटा डायरेक्टिव को नॉर्मली क्या बोला जाता है, रिंग डीएक्टिवेटर्स। रिंग डीएक्टिवेटर्स। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, हेलोजन, वो हम देखते हैं बाद में। जैसे वीकली डीएक्टिवेटर्स में कौन हो गया, वीकली डीएक्टिवेटर्स में हो गया हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे ही होता है मॉडरेटली डीएक्टिवेटर्स। मॉडरेटली डीएक्टिवेटर्स में कौन हो गया, मॉडरेटली डीएक्टिवेटर्स में जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, जैसे कीटोन ग्रुप हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, है ना, एस्टर ग्रुप हो गया, वो वीकली डीएक्टिवेटर्स हो गया। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर्स यानी रिंग में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, है ना, कौन खींचता है, तो उसमें हो गया जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, जैसे हमारा Nr3 पॉजिटिव ये ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, हमारा सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया। दिस ग्रुप आर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर्स, है ना। तो ये किसकी कौन ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स है और कौन डीएक्टिवेटर्स है, मॉडरेटली एक्टिवेटर्स है, वो डिसाइड करेंगे अब कि जो थर्ड डाई सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो तीसरा जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे जाएगा। जैसे कि अब हम डिस्कस करते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। यानी कि अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन तो देख लिया कि ऑर्थो पैरा या मेटा पे जाएगा, यानी हमारे पास कोई एक्स ग्रुप लगा था। अब एक्स ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो है या मेटा है या पैरा है, वो हमने देखा कि अगर ये एक्स ग्रुप रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा नेक्स्ट ग्रुप जाएगा। तो समझ लो कि अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव था, है ना, एक्स हमारा ऑर्थो पैरा था, तो ये यहाँ पे जो नया ग्रुप सपोज हम Z एंटर करवा रहे हैं वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा।
अगर ये मेटा डीएक्टिवेटर्स होता, सॉरी मेटा डायरेक्टिव होता, तो मेटा डायरेक्टिव होता उस केस में क्या होता, यहाँ से मेटा होता तो उस केस में जो हमारा नया जो ग्रुप है वो कहाँ पे जाता, मेटा पे जाता। अब आगे क्या देखना है कि हमने डाई सब्स्टिट्यूशन करवा लिया, अब आगे अगर इसकी रिएक्शन करवाए, इसकी रिएक्शन करवाए या फिर इसकी रिएक्शन करवाए, तो अब आगे नया एंटर वाला जो थर्ड ग्रुप है डाई सब्स्टिट्यूशन के बाद वो कहाँ जाएगा, चलो वो देखते हैं। तो उसमें हम देखेंगे केस 1 है ना, फर्स्ट केस कौन सा, कि इफ both the group are ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, अगर दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हुए तो क्या होगा, है ना, आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो कहां पे जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव का क्या मतलब हुआ, रिंग एक्टिवेटर्स हुआ, उसका मतलब हो गया रिंग एक्टिवेटर्स, है ना। अगर दोनों रिंग एक्टिवेटर हुए तो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये ले लिया, एक हमारे पास समझ लो कि ये वाला ग्रुप है NHCOR, और एक समझ लो कि हमारे पास NH या फिर ये वाला ग्रुप है OH वाला ग्रुप। अब दोनों में से ज्यादा ये कैसा एक्टिवेटर्स है, तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स है ना, ये कैसा है, स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ये कैसा है, वीकली एक्टिवेटर्स है, ये है वीकली एक्टिवेटर्स। तो डोमिनेंट कौन सा होगा, जो स्ट्रांगली है वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो वो अपनी जो भी इफेक्ट होगा ऑर्थो पैरा वो दिखाएगा। अब पैरा तो ब्लॉक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई नया समझ लो कि Z ग्रुप एंटर करवाते हैं, तो ये यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, इस तरीके से होगा। तो ये जो नया ग्रुप हम एंटर करवाते हैं तो वो Z वाला ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा, है ना। दोनों ऑर्थो हो गई, आप इस तरफ दिखा दो या इस तरफ दिखा दो। तो अगर दोनों एक्टिवेटर्स है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स कौन है। तो जो एक्टिवेटर्स का सीरीज होता है उसमें इसकी सबसे ज्यादा होती है, फिर हमारा आता है NR2, है ना, फिर आ जाता है NHR, फिर आता है NH2, फिर आता है OH, फिर आ जाता है NHCOR, फिर हमारा आ जाता है CH3 ग्रुप, फिर हमारे पास आ जाता है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, फिर हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, फिर हमारे पास होगा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, फिर हमारे पास होगा टर्सरी अल्काइल ग्रुप, फिर हमारे पास होगा ये C6H5। तो ये सीरीज होगी। तो इसमें से जैसे हमने ये लिया था, ये वाला और ये वाला, तो इसकी एक्टिवेशन स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स है तो ये डोमिनेंट होगा। चलो सेकंड केस लेते हैं। केस 2 में क्या देखेंगे हम, इफ वन ग्रुप इज एक्टिवेटर, यानी समझ लो कि एक ऑर्थो पैरा है एंड अनदर इज डीएक्टिवेटर, समझ लो कि वो हो गया हमारा मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, है ना, जिसमें हेलोजन एक एक्सेप्शन है। तो हेलोजन एक्चुअल में वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, बट अपनी स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण वो वीकली रिंग डीएक्टिवेटर्स हो जाता है। तो से फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया कि यहाँ पे मेरे पास समझो कि CH3 ग्रुप है और यहाँ पे मेरे पास NO2 ग्रुप है। अब ये क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो ये होता है रिंग एक्टिवेटर, है ना, ये रिंग एक्टिवेटर, और ये है मेटा डायरेक्टिव, तो ये क्या हो जाता है रिंग डीएक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर हो जाएगा। तो डोमिनेंट कौन होगा,
कि जो रिंग एक्टिवेटर है वो, है ना, और अगर दोनों रिंग एक्टिवेटर हो गया तो जो स्ट्रांगली होगा वो, जो सीरीज मैंने आगे लिखा है, तो ये हो जाएगा डोमिनेंट। तो अगर आप नया ग्रुप एंटर करवाते हो तो वो नया ग्रुप कहाँ जाएगा, इसका जो भी इफेक्ट होगा, तो ये कौन सा है, ऑर्थो पैरा है, तो ये जाएगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो सपोज नया ग्रुप एंटर करवाया, वो जाएगा यहाँ पे। और से फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से थी, CH3 था और यहाँ पे NO2 था। अब हमने एंटर करवाया कोई ग्रुप, तो अभी दोनों पोजीशन खुली हुई है। यहाँ पे पैरा पे इसलिए नहीं गया क्योंकि पैरा ब्लॉक था, तो ये ऑर्थो ये वाले ऑर्थो पे या ये वाले ऑर्थो पे या फिर ये पैरा पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से CH3 यहाँ पे एक ऑर्थो, है ना, और दूसरा जो मिलेगा दैट इज अ पैरा सब्स्टिट्यूशन, वो हो जाएगा पैरा, है ना। तो अगर दोनों एक्टिवेटर है, दोनों रिंग एक्टिवेटर है, रिंग एक्टिवेटर प्लस रिंग एक्टिवेटर, रिंग एक्टिवेटर, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है वो ढूंढेंगे। अगर एक एक्टिवेटर है ना, एक एक्टिवेटर है और दूसरा डीएक्टिवेटर है, दूसरा डीएक्टिवेटर है, तो ऑलवेज एक्टिवेटर है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। अब थर्ड केस देखते हैं। Let us see the third case. Case 3. अगर दोनों, if both are deactivators, if both are ring deactivator, है ना, तो जो वीकली रिंग डीएक्टिवेटर होगा वो डोमिनेंट बनेगा। जो वीकली रिंग डीएक्टिवेटर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा डोमिनेंट, यानी उसकी मेटा पोजीशन में लगेगा, है ना, क्योंकि रिंग डीएक्टिवेटर्स नॉर्मली मेटा होते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो केस हो गए, एक समझ लो कि मैंने लगाया है NO2 और दूसरा लगाया है मैंने Cl ग्रुप, है ना। अब Cl तो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव्स होता है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये रिंग डीएक्टिवेटर्स है, और ये क्या है, ये भी रिंग डीएक्टिवेटर्स है, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिव है। अब लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेटर कैसा है, तो वीकली रिंग डीएक्टिवेटर्स है, और ये कैसा है, स्ट्रांगली। तो किसकी पोजीशन डोमिनेंट होगी, ये की, क्लोरीन की। हेलोजन क्या होता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो नया जो आने वाला ग्रुप है, नया आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन में, ये वाली है, ये वाली। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे NO2 ग्रुप और CHO ग्रुप, है ना। अब इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर्स कौन है, ये है, ये तो मॉडरेटली है। तो जो वीकली होगा वो पोजीशन डोमिनेट करेगा, तो ये डोमिनेट करे, तो उस ये कौन सा है, मेटा डायरेक्टिव्स है, ये भी मेटा डायरेक्टिव्स है, लेकिन ये स्ट्रांगली है तो वो डोमिनेंट नहीं होगा। तो अब कहाँ जाएगा, अब जो हमारा ग्रुप जो है वो जाएगा इसकी मेटा के अंदर, है ना, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। सो दिस आर द केस। तो अगर जब दोनों तुम्हारे एक्टिवेटर्स है तो जो स्ट्रांगली एक्टिवेटर्स होगा वो डोमिनेंट होगा। अगर एक एक्टिवेटर्स है और एक डीएक्टिवेटर्स है तो जो एक्टिवेटर्स है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। अगर दोनों डीएक्टिवेटर्स है तो जो वीकली डीएक्टिवेटर्स होगा वो डोमिनेंट होगा। तो ये हो गया हमारा मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेंजीन रिंग में ओरिएंटेशन होगा वो। यहाँ पे रुकते हैं।